रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं टॉपिक के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने गुणित अनुपात के नियम का अध्ययन किया था और उससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे थे। तो आइए बच्चों हम उसको बनाते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न हमारा था लेड के चार ऑक्साइडों में लेड और ऑक्सीजन के द्रव्यमान निम्नलिखित हैं। इससे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि किस प्रकार होती है? इससे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि किस प्रकार होती है? लेड के ऑक्साइड इस प्रकार है, लेड सबऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, लेड सेस्क्यू ऑक्साइड, लेड परऑक्साइड। इनके द्रव्यमान दिए हैं 5.108 ग्राम, 1.2975 ग्राम, 6.5008 ग्राम और 8.110 ग्राम। ये लेड की मात्रा हो गई, ये लेड की मात्रा है और ऑक्सीजन की मात्रा है लेड सबऑक्साइड में 0.20 ग्राम, लेड मोनोऑक्साइड में 0.10 ग्राम, लेड सेस्क्यू ऑक्साइड में 0.75 ग्राम और लेड परऑक्साइड में 1.2525 ग्राम। जैसा कि गुणित अनुपात नियम के अनुसार हमें मालूम है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाएं, इसमें लेड और ऑक्सीजन ये दो तत्व हैं और जो एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो उनमें से कोई एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व के भिन्न मात्रा से संयोग करती है, तो दूसरा तत्व भी आपस में एक सरल अनुपात में होता है। तो यहाँ पर हम या तो लेड या ऑक्सीजन की एक मात्रा को कांस्टेंट कर ले, समान कर ले और फिर उस आधार पे दूसरे तत्व की जो भी मात्रा प्राप्त होगी हम उनकी अनुपात को चेक करके, देखकर, उसका अवलोकन करके ये देख सकते हैं कि गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है कि नहीं। तो हम लेड सबऑक्साइड में जो लेड की मात्रा है उसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं यहाँ जो है इसको हम मानते हैं, ये दिया गया है जो कि 5.108 ग्राम में 0.20 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लेड सबऑक्साइड में 5.108 ग्राम लेड अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन 0.20 ग्राम। परंतु लेड मोनोऑक्साइड में ये मात्रा 1.2975 है और इस प्रकार दूसरे में भी अलग अलग मात्राएं हैं। हम इन्हें समान रूप से 5.108 लेंगे। हम देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे।
लेड मोनोऑक्साइड में लेड मोनोऑक्साइड से हम ले लेते हैं। हम देखते हैं चूंकि 1.2975 ग्राम लेड 0.10 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो 5.108 ग्राम लेड से कितना ऑक्सीजन संयोग करेगा? ध्यान दीजिए, लेड सब ऑक्साइड में ये मात्रा 5.108 थी। हम यहाँ पर 1.275 ग्राम लेड है, परंतु हम इसको भी 5.108 ग्राम के बराबर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये सारी मात्राएं जब हम 5.108 ग्राम में कितना ऑक्सीजन जब ये हम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि ये सारी मात्राएं कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये लेड की मात्रा पूरी कांस्टेंट हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो हमें अलग अलग मात्राएं मिलेंगी उसके अनुपात को हम चेक करके गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। तो 5.108 ग्राम लेड में ऑक्सीजन लेड से संयुक्त ऑक्सीजन बराबर, अब इसे मिटाता हूं मैं, ये मान हमको मिलेगा 5.108 गुणित 0.10 अपॉन 1.2975 और लेड सब ऑक्साइड में हम इसे हल करें तो हमें ये मात्रा प्राप्त होती है 0.3937। दशमलव 3937। इसी प्रकार लेड मोनोऑक्साइड के बाद में लेड सेस्कियो ऑक्साइड से हम देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन के संयोग की मात्रा बराबर, हमने इससे पहले जो चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि 6.5008 ग्राम में 0.75 ग्राम ऑक्सीजन लगती है। तो 5.108 ग्राम में हमको ऑक्सीजन मिलेगी 5.108 गुणित 0.75 अपॉन 6.5008। जब इस फिगर को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है 0.5893। यानी हम क्या कर रहे हैं कि लेड सबऑक्साइड में हमें लेड की मात्रा 5.108 दी गई थी। लेड मोनोऑक्साइड में लेड की मात्रा 1.2975 थी, लेकिन हमने ज्ञात किया ऑक्सीजन की मात्रा 5.108 ग्राम से। और लेड सेस्कियो ऑक्साइड में भी वही किया हमने। अब लेड परऑक्साइड से देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन की संयोग की मात्रा 5.108 लेड से वो हमें मिलेगी 5.108 गुणित
1.2525 अपॉन 8.110। जब इस पूरे फिगर को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है 0.7893। इस प्रकार लेड मोनोऑक्साइड, लेड सेस्की ऑक्साइड और लेड पराऑक्साइड, इन तीनों में 5.108 ग्राम लेड से ऑक्सीजन की मात्रा क्रमशः 0.3937, लेड सेस्की ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा 0.5893 और लेड पराऑक्साइड में यह मात्रा 0.7893 प्राप्त होती है। हम इसको एक चार्ट के माध्यम से अलग से देखते हैं। लेड के 5.108 ग्राम से संयुक्त ऑक्सीजन अब देखते हैं यहां पर यौगिक का नाम है लेड सबऑक्साइड। इसमें ये मात्रा दी हुई थी 0.20 ग्राम। लेड मोनोऑक्साइड में ये मात्रा हमने प्राप्त की थी 0.3937। लेड सेस्की ऑक्साइड में यहां हम देख रहे हैं सभी यौगिकों में लेड की मात्रा हमने कॉमन कर ली थी जो कि 5.108 ग्राम है और इनसे संयुक्त ऑक्सीजन हमें मिली 0.20 ग्राम, 0.3937 ग्राम और लेड सेस्की ऑक्साइड में यह मात्रा मिली 0.5893 ग्राम। और अंत में लेड पराऑक्साइड में हमें ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हुई थी 0.7893 ग्राम। तो गुणित अनुपात के नियम के अनुसार यदि दो तत्व जो कि यहाँ पे लेड और ऑक्सीजन है, जब ये आपस में दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा, हमने लेड की मात्रा निश्चित ले ली 5.108, जो दूसरे तत्व यानी ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करते हैं तो वह तत्व अर्थात ऑक्सीजन की मात्राएं परस्पर यानी ये आपस में भी एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके देखिए इनके बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। हम देखते हैं ये दशमलव के बाद 2 शून्य और 0.3937 जो इक्विवेलेंट है 0.40 के। नेक्स्ट फिगर को देखिए आप 0.5893 ये इक्विवेलेंट है 0.60 ग्राम के। 0.7893 ये समतुल्य है 0.80 ग्राम के। अगर इतने हिस्से को हम अवलोकन करें तो 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 तो ऑक्सीजन जो इस लेड के अलग अलग यौगिकों में से अभिकृत हुआ है, उसमें संयुक्त हुआ है, इनमें परस्पर 1:2:3:4 का अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन यौगिकों में गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। चलिए हम अब आगे देखते हैं रासायनिक संयोग के अगले नियम की ओर।
चौथा नियम है रासायनिक संयोग का, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे हम तुल्यांक समानुपात का नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम के स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, ध्यान देते हैं। जब दो तत्वों की निश्चित मात्रा किसी तीसरे तत्व से संयोग करती है, यह स्टेटमेंट कहता है जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं तो वे दोनों तत्व आपस में उसी अनुपात में चलिए इतने को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़े थोड़े हिस्से को हम समझते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। जब दो तत्वों की निश्चित मात्रा, इसको हम थोड़ा दो भिन्न तत्व लिख लेते हैं और स्पष्टता के लिए, दो भिन्न तत्व की निश्चित मात्रा किसी तीसरे तत्व से संयोग करती है। दो भिन्न तत्व हम ले लें, मान लीजिए एक तत्व हमने ले लिया है कार्बन, एक तत्व हमने ले लिया है ऑक्सीजन। ये दो भिन्न तत्व हो गए, ये किसी एक तीसरे तत्व से संयोग करते हैं। वो तीसरा तत्व अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब यहां तक स्पष्ट हो गया, दो भिन्न तत्व की निश्चित मात्रा, अभी तो इसकी मात्राओं को हम बाद में निश्चित करते हैं। किसी तीसरा तत्व मान लीजिए हमने, इसको हमने पहला तत्व लिया हुआ है, इसको दूसरा तत्व लिया हुआ है और हाइड्रोजन को मान लीजिए हमने तीसरा तत्व लिया हुआ है, से संयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से जब संयोग होगा तो हमको मिलेगा एक यौगिक CH4, मीथेन मिलता है। अब दूसरा तत्व भी उस तीसरे तत्व के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो एक बहुत ही सरल यौगिक बनता है पानी, H2O। तो इस प्रकार देखिए इतने स्टेटमेंट को हम आपस में आसानी से समझ सकते हैं कि जब दो तत्व, भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं तो वे दोनों तत्व, यानी कि वे दोनों मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है जो एक तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग कर रहे थे तीसरे तत्व से संयोग कर रहे थे, तो ये दोनों भी, अर्थात तो वे दोनों तत्व आपस में एक सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो ये दोनों भी, कार्बन और ऑक्सीजन उदाहरण के लिए, ये उसी अनुपात में संयुक्त होंगे जिसके ये यौगिक बनाते हैं। यानी इसको मैं स्टेटमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहले दोनों तत्व के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे आपस में संयोग करते हैं, तो वे दोनों तत्व उसी अनुपात में होंगे। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, वे दोनों तत्व आपस में उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे यौगिक बनाते हैं। अथवा यह अनुपात
उनके सरल अनुपात होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इस आगे वाले हिस्से को हमने शुरू वाले हिस्से को हम समझे कि जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो वे दोनों तत्व भी आपस में उसी अनुपात में संयुक्त होंगे जिस पर ये यौगिक बनाते हैं। अब हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का जो यौगिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो इनके जो यौगिक बनते हैं ये इनका अनुपात भी उसी अनुपात में होगा जिस पे ये संयोग करते हैं। अब इस चीज को हम लोग फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि यहां पे इनका द्रव्यमान का अनुपात क्या है और अब यहां पर इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होने वाला है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को बच्चों, व्युत्क्रम अनुपात नियम कि इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं और इसमें हमने लिया था जब दो भिन्न तत्वों की निश्चित मात्रा, इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जब दो भिन्न तत्वों की कोई भी मात्रा किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तो वे दोनों तत्व आपस में उसी अनुपात में होंगे जिनमें वे यौगिक बनाते हैं, अथवा यह अनुपात उनके सरल गुणक अनुपात होगा। सरल गुणक का मतलब जैसे 1:2 है, फिर 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, तो ये सरल गुणक अनुपात होते हैं परस्पर। अब इस उदाहरण के माध्यम से इस स्टेटमेंट को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो भिन्न तत्व हो गए जिसकी एक निश्चित मात्रा के तीसरे तत्व से संयोग करना है। तो हाइड्रोजन को हम निश्चित मात्रा ले रहे हैं यहाँ पे। अब इस उदाहरण को हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनके द्वारा बना यौगिक हुआ CH4। भार के अनुसार कार्बन का द्रव्यमान हुआ 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हुआ 4। तो 12:4, इसका परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और यह हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, तो 4 एकम 4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना यौगिक हुआ पानी। यहां पे मैंने लिख लिया कार्बन अनुपात हाइड्रोजन और यहां पर अब लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन अनुपात। अब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है तो हाइड्रोजन के नीचे तो हाइड्रोजन का आ जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन का अनुपात आएगा। तो ऑक्सीजन का अनुपात यहां पे है 16, मैं यहां पे ऑक्सीजन लिख देता हूं। ऑक्सीजन का भार, परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार हुआ 2। तो अब इस नियम से आप देखिए, जब दो भिन्न तत्व अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, तो तीसरा तत्व यहाँ हाइड्रोजन है परंतु यहाँ अभी निश्चित नहीं है क्योंकि ये 4 द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान 2 है। तो अगर हम इसे 4 बनाएं तब वो दोनों बराबर हो जाएंगे और तीसरा तत्व का बराबर द्रव्यमान हो जाएगा। तो अगर इसे मुझे 4 बनाना है तो इसी को मैं इक्विवेलेंट कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और 16 दूनी 32, यानी ये इसका एक तुल्य भिन्न बन गया, तुल्य अनुपात बन गया। तो अब पानी के बीच में एक अनुपात 16:2 को हम लिख सकते हैं 32:4। अब इस स्थिति में हम ध्यान से देखें तो ये तीसरा तत्व हाइड्रोजन जिसकी निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान हिस्सा हो गया, अनुपात हो गया, इसमें ये दोनों तत्व कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः 12:32 में जुड़ रहे हैं, 12:32। तो ये दोनों तत्व भी, अब हमारा अगला स्टेटमेंट क्या था, वे दोनों तत्व भी आपस में उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे यौगिक बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा?
कार्बन का परमाणु भार हुआ 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार हुआ 16। तो 16 गुणित 2 अर्थात कितना हुआ 32। और हम इस चार्ट के माध्यम से भी देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या स्थिर, हाइड्रोजन का जो अनुपात है उसको स्थिर कर दें तो यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 आ रहा है और ये उसी के बराबर है जिस पे कार्बन और ऑक्सीजन सामान्यतः जोड़कर यौगिक बनाते हैं अर्थात CO2। और उनमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का भार के अनुसार अनुपात 12:32 होता है और जो कि हमारे इस प्रयोग के द्वारा हम, इस उदाहरण के द्वारा हम देख रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है, जिससे कि व्युत्क्रमण अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। चलिए इस स्टेटमेंट को और इस उदाहरण को हम मिटाकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें से एक न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के क्रमशः 27.27% एवं 15.79% यहाँ में है, में क्रमशः 27.27% एवं 15.79% कार्बन है। ये कार्बन है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर हो तो व्युत्क्रम अनुपात नियम की पुष्टि कीजिए। व्युत्क्रम अनुपात नियम के कंसेप्ट को ध्यान में रखें तो इसमें दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत बराबर 27.27%। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो गया 100 ऋण 27.27 बराबर 3, 7, 2, हाँ जी 2 और ये हो गया 7, 72.73%। चूंकि ये ग्राम में मात्रा है इसलिए हम इसको कार्बन की मात्रा हम लिख सकते हैं, कार्बन की मात्रा इतने ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 72.73 ग्राम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की दोनों में यहाँ पे कार्बन की मात्रा दी हुई है, CH2 है, सॉरी ये कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन की मात्रा बराबर 15.79 ग्राम। तो अब यहाँ पे कार्बन प्रतिशत में दिया हुआ है तो दूसरा तत्व शेष भाग होगा 100 में से घटाने पर, तो सल्फर की मात्रा हो जाएगी 100 ऋण 15.79 ग्राम, अर्थात ये फिगर हमें मिलेगा 1, 2,
4 and 8, 84.21 ग्राम। तो यहां पे कार्बन की मात्रा मिल गई हमको, यहां पे कार्बन की मात्रा मिल गई, और ये यहां पे दो भिन्न तत्व कौन से हो रहे हैं। अब उस व्युत्क्रम अनुपात नियम से आप इसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। हम यहां देखते हैं ऑक्सीजन और यहां पे सल्फर, ये दोनों भिन्न तत्व हैं जो कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग करेंगे। ये स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, आप देखिए कार्बन की मात्राएं अलग अलग है, तो इन कार्बन की मात्रा को समान बनाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 27.27 ग्राम को स्थिर रहने देते हैं और यहाँ पे कार्बन की मात्रा को हम स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि 15.79 ग्राम कार्बन में 84.21 ग्राम सल्फर संयुक्त है। लिख सकते हैं इसको समीकरण के रूप में। हम देख रहे हैं कि कार्बन की मात्रा 15.79 है और सल्फर की मात्रा 84.21 ग्राम है। तो हम इसको समीकरण के रूप में लिख रहे हैं कि 15.79 ग्राम कार्बन संयुक्त है कितने, 15.79 ग्राम कार्बन 84.21 ग्राम सल्फर से संयुक्त है। तो यहां कार्बन की मात्रा को एक समान करने के लिए हम 27.27 ग्राम में निकाल लेते हैं। तो 27.27 ग्राम कार्बन से सल्फर संयुक्त होगा कितना, 84.21 गुणित 27.27 बटे 15.79। इस या ध्यान आपको समझ में आया, ये ध्यान से देखिए इसको। यहां पर हमारे पहले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा हमने प्राप्त की। दूसरे CH2 में कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फर की मात्रा दी गई है, ये हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे कार्बन की मात्रा को एक कांस्टेंट लेने के लिए हम यहाँ के कार्बन की मात्रा जो 15.79 है, इसको भी 15.79 में इतना, तो 22.27 में कितना, वो सल्फर हम निकाल रहे हैं। तो हमको ये फिगर प्राप्त होता है 151 ग्राम। ये मात्रा प्राप्त होती है 151 ग्राम। इसे मिटा रहा हूं मैं प्रश्न को ऊपर में, और हम इस हिस्से को कैसे लिख सकते हैं अब ध्यान से देखिए। अब हमें जो चीज प्राप्त हुई वो देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो कार्बन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27, ऑक्सीजन की मात्रा 72.73। अब दूसरे फिगर में देखिए CH2 में। अब CH2 में जो वास्तविक मात्रा दी गई थी वो अपनी जगह है, लेकिन हमने इस कार्बन की मात्रा 15.79 की अपेक्षा की बजाय 27.27 में सल्फर की मात्रा निकाल ली। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसमें कार्बन 27.27 है, परंतु सल्फर अब है हमारे पास कितना, 151 ग्राम। ये स्पष्ट हो गया। ये हमारे इस कैलकुलेशन से ये जानकारियां मिली। अब व्युत्क्रम अनुपात नियम हमारा क्या कहता है कि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करें। आप यहां से ध्यान से देख रहे हैं कि तीसरा तत्व कार्बन हो गया, जिसकी निश्चित मात्रा हमने ले ली है 27.27 और 27.27, ये दोनों निश्चित हो गया। तो अब हमारा अगला उस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा क्या था कि ये दोनों तत्व भी उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे आपस में संयुक्त होते हैं। अब बताइए, सल्फर एवं ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनके बीच में अनुपात कितना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड
आपस में सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं सामान्यतः, और जो यौगिक बनाते हैं उसी अनुपात में वे संयुक्त होते हैं, ये हमारा नियम कहता है। अब पहले ये देख लेते हैं कि इसके बीच में भार के अनुसार कितना अनुपात होता है। तो सल्फर का अनुपात हो गया सल्फर का भार हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया 32 दूनी सॉरी सल्फर का हो गया ये 64 सॉरी यहाँ पे वो हमने पहले ठीक लिखा था इसे। सल्फर का हो गया 32 अनुपात और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 का 2 बार यानी 16 दूनी 32। तो इसका मतलब इनके बीच का अनुपात कितना हुआ 1:1। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में जो नेचुरल भार के अनुसार अनुपात होता है वो होता है 1:1। और यहां पर जो हमें अनुपात प्राप्त हो रहा है सल्फर और ऑक्सीजन का, वो कितना प्राप्त हो रहा है हम देखते हैं। तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं 72.73 अनुपात 151। अब इनको ध्यान से देखें तो ये लगभग समान है, यानी अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट टू 75 माने और ये इक्विवेलेंट टू 150 हम माने तो ये हो गया 1:2। 75 का दूना 150। तो हम देखते हैं कि जो अनुपात यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो 1:2 के समतुल्य है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो एक सामान्यतः सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक होता है उसमें भी ये अनुपात 1:1 है। तो 1:1 और 1:2 ये परस्पर सरल गुणक हैं, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में आया था। या तो इनके बीच में उतना ही अनुपात होगा जिसमें वो आपस में जुड़ते हैं, या उनका सरल गुणक होगा। तो यहां पर सरल गुणक वाली बात आ रही है। ये वास्तव में 1:1 में संयुक्त होते हैं या उसका सरल गुणक होना चाहिए। तो इस प्रश्न में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में उसका सरल गुणक अर्थात 1:2 का अनुपात होता है। सरल गुणक शब्द को हम ऐसे समझ लें कि उसमें हम किसी संख्या से गुणा करें तो वो हमको उसका सरल गुणक होता है। जैसे कि 1 का सरल गुणक 1, 2, 3, 4 होगा, 2 का सरल गुणक 4, 5, 6, 2 का 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ये उसके सरल गुणक होते हैं। यानी कोई दशमलव जैसी चीज उसमें ना आए पूर्णांक में, तो सरल गुणक यानी एक किसी संख्या से गुणा करके हम उसको आसानी से प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से हम इस नियम की पुष्टि यहाँ पे करते हैं। तो इस व्युत्क्रम अनुपात नियम के पश्चात हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक संयोग के ये जो 4 नियम हमने देखे, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा हमने अभी देखा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये सब ठोस से संबंधित हैं, द्रव से संबंधित हैं। लेकिन हम जो अगला नियम देख रहे हैं 5वां नियम, ये गैसों के आयतन से संबंधित नियम है। तो अगला नियम है गे-लुसैक का आयतन संबंधी नियम। अभी तक जो 4 नियम हम देखे थे वो द्रव्यमान से संबंधित थे और ये नियम आयतन से संबंधित है। पूर्व के जो नियम हमने देखा था उसमें द्रव, गैस या ठोस कोई भी अभिक्रियाशील पदार्थ हो सकता था, क्रियाकारक पदार्थ द्रव, ठोस या गैस भी हो सकता था। लेकिन इसमें हम सिर्फ आयतन संबंधी बात गे-लुसैक का आयतन संबंधी नियम में करते हैं और बाकी में हमने द्रव्यमान संबंधी अनुपात को देखा था। यह नियम कहता है अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
गैसों का आयतन एक सरल अनुपात में होता है यदि क्रियाफल भी गैस हो तो उस क्रियाफल का आयतन भी क्रियाकारक गैसों के आयतन का सरल गुणक होता है। तो गेलो-सेक के आयतन संबंधी नियम का स्टेटमेंट साफ साफ स्पष्ट है। इसमें जो क्रियाकारक पदार्थ है वो गैसें हैं और उन गैसों में जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं क्रियाकारक, उनका अनुपात सरल अनुपात होता है। लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट यानी क्रियाफल भी गैस हो तो वो भी क्रियाकारक गैसों के आयतन से सरल अनुपात में होगा। उदाहरण के लिए यदि H2 और Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है, 2HCl बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का आयतन 1, क्लोरीन का आयतन 1 और ये भी गैस है तो इसका आयतन 2। तो इनके बीच में परस्पर 1:1:2 का अनुपात होगा जो कि एक सरल अनुपात है। एक उदाहरण और हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। नाइट्रोजन एक आयतन, 3 आयतन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करती हैं तो 2 आयतन अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ क्रियाकारक और क्रियाफल तीनों ही गैस हैं तो इनके बीच में एक सरल अनुपात है जो कि 1:3:2 है। तो इस तरह हम पाते हैं कि गेल-सेक के आयतन संबंधी नियम में जब गैसें अभिक्रियाशील होती हैं तो वे एक सरल अनुपात में होती हैं, जिससे कि हम इस तरह के जितने भी हम गैसें संबंधी उदाहरणों के अनुपात की गणना करते हैं तो इस नियम की पुष्टि होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम देखे जिसमें व्युत्क्रमण अनुपात का नियम और अंत में गेल-सेक का आयतन संबंधी नियम देखा हमने। इसके पश्चात रसायन की मूल अवधारणाओं में इनके संयोग के नियम के बाद अब उन्हें लिखने के तरीके रासायनिक समीकरणों के रूप में हम देखते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो उन्हें लिखा कैसे जाता है। तो अगली कक्षा में हम रासायनिक समीकरण के संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।